नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव क्या आज पांचवां चरण मनाया गया, यानी पांचवें चरण की वोटिंग आज हुई, जिसमें 49 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के पूरे देश भर में आज चुनाव डाले गए, वोटिंग हुई। अब उसके बाद अब तक के 5 बजे तक के जो परिणाम आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इस वजह से क्योंकि इस चरण में 15 ऐसी लगभग सीटें होंगी जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे वो अमेठी रायबरेली की बात कर ले, लखनऊ राजनाथ सिंह की बात कर ले, बिहार में हाजीपुर सीट की बात कर ले, महाराष्ट्र में, ऐसी 15 सीटों में लगातार देखी गई। और सबसे चौंकाने वाले जो 5 बजे तक के नतीजे आए वो जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल को लेकर के थे। हमारे साथ आज के इस चरण के चुनाव की चर्चा करने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं। हरिशंकर जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज आया, पहले उस पर बात कर लेते हैं, वो क्या है आप बताइए, और उसके बाद फिर इसके पीछे की वजह। देखिए, पश्चिम बंगाल में फिर नंबर 1 5 बजे तक जो है 73% वोटिंग हो चुकी है और 1 घंटा बाकी है, तो आप समझ लीजिए कि 80% से पार होने ही वाला है कुल मिलाकर। बिहार आप देखें तो बिहार में 52% मतदान हुआ है। ये पिछले 4 चरण में भी ऐसे ही देखने को मिला था। बिहार में सबसे कम मतदान हो रहा है। एक तो गर्मी है, हालांकि आप गर्मी नहीं कह सकते। आज कई ज़िलों में बारिश हुई है, जैसे मुजफ्फरपुर में मतदान हुआ है, वहाँ बारिश हुई है। हाजीपुर में भी मौसम अच्छा है, वहाँ से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कैंडिडेट हैं और बहुत मजबूत दावेदार हैं। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 5-6 चुनाव से उनकी पीढ़ी में से कोई नहीं हारा। उनके पिताजी लगातार सांसद रहे, पिछले बार पशुपतिनाथ पारस रहे, इस बार खुद चिराग पासवान हैं। तो मौसम इस बार नहीं कह सकते, क्योंकि 2-3 ज़िलों में जहां पर हुआ है वहां कहीं बारिश हो रही है तो कहीं मौसम बहुत अच्छा है। तो मौसम को तो अब आप आरोप नहीं कर सकते कि मौसम की वजह से कम लोग आए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये चिंता बीजेपी को भी होगी और विपक्षी दलों को होगी। लेकिन जिलों की बात छोड़िए, सबसे अभी तक के जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इतना ज़्यादा, यूपी बिहार में इतना कम। यूपी बिहार के लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है क्या, या थोड़े नाजुक से हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या वजह कुछ और है? देखिए, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जनता घर से नहीं निकल रही है और बूथ तक पहुंच नहीं रही है। ये दोनों पार्टियों के लिए परेशानी का कारण भी है। बीजेपी भी सोच रही होगी और कहीं ना कहीं विपक्षी दल मतलब इंडिया गठबंधन के लोग भी कहीं ना कहीं चिंता में होंगे कि इतना कम प्रतिशत का मतलब क्या है। वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक गर्मी भी है। बिहार के कई ज़िलों में मैंने बताया कि वहाँ बारिश और मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन यूपी में कई सीटों पर ऐसा नहीं है। जैसे 2 हाई प्रोफाइल सीट है यहाँ पर यूपी में, एक अमेठी और दूसरा रायबरेली, जहाँ से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर किशोरी लाल हैं, तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। तो बीजेपी भी परेशान है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी दलों को भी लग रहा होगा कि अचानक से इतना कम वोट प्रतिशत का मतलब आखिर क्या है। लेकिन अब यहाँ से आगे आप अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो बिहार से ज़्यादा मतदान अभी तक शाम 5 बजे तक हो चुका है। वहाँ 54% के आसपास में मतदान हुआ है। पिछले चुनाव में भी जब श्रीनगर का चुनाव हुआ था, वहाँ भी हमने देखा था कि वहाँ भी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मतलब लोग वोट देने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बूथ तक बिना बेखौफ होकर के पहुंच रहे हैं। आम मतदाता वहां तक पहुंच रहा है, इसीलिए अच्छा मतदान है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत। पश्चिम बंगाल में इतने ज़बरदस्त वोटिंग का कारण क्या है? कहीं क्योंकि अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक डर होता है, ऐसा कुछ पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में भी वोट प्रतिशत अच्छा रहा था, अगर पिछले लोकसभा की बात करें, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया। 73% अभी है और शाम 6 बजे तक अगर थोड़ी देर में जो आने वाला है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर 80% के आसपास रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रतिशत होता है। इसका मतलब 10 में से 8 जनता बूथ तक पहुंची है और उन्होंने मतदान किया है। और ये कहीं ऐसे संकेत तो नहीं है कि वहाँ पर जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जो राजनीतिक जानकार विश्लेषक होते हैं वो यही कहते हैं कि अगर ज़्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है चुनाव में तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी जो लोकल वहाँ पर टीएमसी है, क्या उसके लिए बुरी खबर तो नहीं है, क्योंकि 80% मतदान जो है सामान्य बात नहीं है। हालांकि बीजेपी भी इस पर आकलन कर रही होगी और टीएमसी भी कर रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर जनता ने अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा मतदान प्रतिशत करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया है।
ठीक है। मनकित, आपको क्या लगता है आज के चुनाव के पूरी वोटिंग को देखते हुए, अभी तक 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए, क्या लग रहा है इस बार चौथे चरण जैसी ही पांचवा चरण रहा है या इस बार कुछ अलग हुआ? कुछ अलग हुआ। जैसा हरिशंकर जी ने कहा कि वोटर टर्नआउट काफ़ी कम था। रीज़न बीइंग गर्मी नहीं कह सकते, पर लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं या वोट नहीं करना चाह रहे हैं। इस पे कमेंट करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट यही है कि वोटर टर्नआउट काफ़ी कम हुआ है इस बार कंपैरेटिवली। जितने भी फेजेस हुए हैं लोकसभा के अभी तक के, आज 5वां है। अब देखना यह है कि 6th या 7th फेज़ में कितना टर्नआउट होता है, वोटर टर्नआउट कितना निकल के आता है। क्योंकि फिल्मी भाषा में कहें तो ये इंटरवल के आगे की कहानी हो चुकी है। 5वां चरण आ गया है, 2 चरण और बचे हुए हैं। यूपी बिहार में वोटिंग परसेंटेज उठ नहीं रहा है, जो हम लगातार पिछले 4-5 चरणों से देखते चले आ रहे हैं। इस बार भी ऐसा रहा, तो इसका फ़ायदा किस पार्टी को मिल सकता है और नुकसान किसे हो सकता है? मतलब अगर हम ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं या फिर अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, दोनों ही अभी उस क्लैरिटी में नहीं है कि किसका वोटर टर्नआउट हाई है या मॉडरेट है। बिकॉज वही जैसे मैंने कहा कि लोग वोट नहीं दे रहे हैं, निकल के बाहर आके ना वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। विकास, आपको क्या लगता है? आप मूल रूप से बिहार से आते हैं, बिहार की भी सीटों पर आज हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, हाजीपुर चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान इस बार मैदान में उतरे हैं, काफ़ी पीएम मोदी भी उनके लिए चुनावी जनसभा करने पहुंचे, उनके समर्थन में वोट मांगा। बहुत हाई प्रोफाइल रहे चिराग पासवान, खुद भी अपने चाचा से लड़ाई को लेके। इस बार जब वो मैदान में है तो अभी तक आपको वहाँ से क्या पता लग रहा है और इस बार का हाजीपुर किसकी होगी? देखिए, बिहार में आज 5वें चरण में 5 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट हाजीपुर है। इससे पहले उनके चाचा पशुपति पारस वहां से पिछले चुनाव में सांसद बने थे और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और इससे पहले चिराग के पिताजी, जो अब नहीं रहे, रामविलास पासवान, कई दफ़ा आप देखेंगे तो सालों से वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। चिराग का वो सीट जो है वो अपना सीट माना जाता है और वहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित ही है, ऐसा माना जाता है। और पिछले चुनाव में चिराग जमुई से थे, इस बार जमुई सीट उन्होंने छोड़ दिया है और अपने पिताजी की पारंपरिक सीट जो है हाजीपुर, उस पर आ गए हैं। इसके अलावा सारण सीट है, मुजफ्फरपुर है और मधुबनी है। मधुबनी सीट पे सबसे कम 49% मतदान हुआ है। सारण सीट भी जो है वो हाई प्रोफाइल सीट है। वहाँ लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, पूर्व रेल मंत्री, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य हैं और एक तरफ बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, तो वो सीट भी हाई प्रोफाइल है। वहाँ पर बताइए, वहाँ का क्या इक्वेशन है? सारण सीट भी काफ़ी वहाँ पे फाइट जो है टफ है। वहाँ पे अभी तक शाम जो मतदान का है प्रतिशत, शाम 5 बजे तक 50.46% मतदान हुआ है वहाँ पे। कुल मिला के अगर देखें तो 52.35% वोटिंग वहाँ हुई है बिहार में 5 सीट पर। इसमें हाजीपुर में 53.81, सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में मतदान हुआ है 55.30%। मुजफ्फरपुर का थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। मुजफ्फरपुर सीट पिछले चुनाव में वहाँ से जदयू के पाले में थी और इस बार मतदान वहाँ पे मुजफ्फरपुर सीट जो है, पिछले बार अजय निषाद वहाँ से सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, और इस बार जो है अजय निषाद का टिकट काट दिया गया, तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इस बार और उनके मुकाबले दूसरे कैंडिडेट हैं जिसे बीजेपी ने उतारा है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अमेठी और रायबरेली को बहुत करीब से देखा है, ज़रा बताइए उस दोनों सीटों का जो इक्वेशन है, क्योंकि हाई प्रोफाइल यूपी की दोनों सीटें हैं, और वहाँ पर रायबरेली में कैसा है और अमेठी में अब एक तरीके से केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके सामने बहुत मजबूत कैंडिडेट तो नहीं कहेंगे, हाँ वो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं किशोरी लाल, लेकिन इतने मजबूत नहीं कहेंगे जो स्मृति ईरानी को हरा सके, इतना हाई प्रोफाइल तो वो नहीं है। और दूसरा, रायबरेली में क्या इक्वेशन है, आप मुझे बताइए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। अमेठी और रायबरेली जो दोनों सीटें हैं, गांधी परिवार का गढ़ हमेशा से कही जाती है, लेकिन इस बार जैसा कि बीजेपी पूरा इस भुनाने में लगी है कि गढ़ किसी परिवार का नहीं होता है, लोकतंत्र में कहीं भी राजा नहीं होता है, ईवीएम से जनसेवक निकलते हैं। राजा भैया का भी बयान वायरल हुआ और बीजेपी भी हमेशा से कह रही है। राहुल गांधी का रायबरेली जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर गया कि अमेठी से क्यों शिफ्ट हो गए। उसमें कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजियाँ आ रही हैं वो ये हैं कि एक राहुल गांधी ये टैग हटाना चाहते थे कि स्मृति ईरानी के साथ जो उनको जोड़ के देखा जाता था कि स्मृति ने हराया, वो टैग इस बार ख़त्म हो जाएगा।
अगर स्मृति ईरानी जीत भी जाती हैं अमेठी से तो किशोरी लाल शर्मा के आगे जीतेंगी, बहुत बड़ी बात नहीं कही जाएगी। राहुल गांधी ने सेफ सीट चुननी चाहिए और इस बार राहुल गांधी, चूँकि जो रायबरेली से बीजेपी का कैंडिडेट है वो इतना मजबूत राहुल गांधी के सामने नहीं हो पाएगा। सोनिया गांधी भावुक अपील करी गई हैं कि वो अपना बेटा सौंप रही हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट से सीधा रायबरेली पहुँचे, बूथों पर जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन किए, तो उससे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि रायबरेली इस बार कांग्रेस पार्टी के मजबूती से लड़ रही है। अमेठी में अभी आप कह सकते हैं कि तगड़ी फाइट है, न स्मृति ईरानी के पक्ष में कह सकते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार जिस दिन से ऐलान हो गया था और किशोरी लाल शर्मा ने पर्चा भर दिया था उस दिन से प्रियंका गांधी वहां मौजूद है और ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव प्रियंका गांधी ही लड़ रही हैं किशोरी लाल शर्मा के लिए। रायबरेली से एक चर्चा, हमने चुनावी चर्चा हमारे कार्यक्रम हुए थे, वहाँ पर हमने देखा और भी कई चैनल पर हमने देखा कि लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो लोकल है, लेकिन राहुल गांधी अगर जीत भी गए तो बार बार नहीं आएंगे। जैसा अमेठी में भी आरोप लगा था, आपको याद हो जब स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव जीती थी, उससे पहले जब कैंपेनिंग चल रही थी तो आरोप उन्होंने यही लगाया था कि बाहरी बनाम लोकल। अब उन्होंने जैसे स्मृति ईरानी वहाँ घर खरीद लिया है, लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट रायबरेली में हैं वो तो वहाँ के लोकल हैं, तो ये मुद्दा कितना असरदार रहने वाला है? देखिए, जैसे बात हुई थी ना कि अगर आपके छप्पर में आग लगेगी, तो जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने कहा था कि आपके छप्पर में आग लगेगी तो बताने सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं आएंगे। एक रायबरेली में समीकरण और बदला। एक सपा के विधायक मनोज पांडे, जो सपा के विधायक रहे, अखिलेश यादव के बहुत करीबी रहे, टोपी लगा करके हमेशा उनके पीछे आपने उनको देखा होगा, इस बार वो टोपी अखिलेश यादव को पहना गए। अमित शाह उनके घर मिलने जाते हैं, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं चुनावों से एन वक्त पहले। वो एक नुकसान कांग्रेस और पूरे इंडिया ब्लॉक को होगा। दूसरा, अदिति सिंह का एक मुद्दा और चला। अदिति सिंह चूँकि बीजेपी के साथ थी, इस बार थोड़ा सा उनका पाला समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो किसी भी चुनावी सभा में नहीं दिखी और कहीं भी नहीं दिखी अदिति सिंह का अपना फैन बेस है वहाँ पे, मजबूत शख्सियत भी मानी जाती है, मजबूत नेता है। एक समय में राहुल गांधी की टीम में रही, वहाँ से विधायक भी रही, बाद में शादी हो गया तो वो चली गई, लेकिन इलाके पर पकड़ तो अभी भी है उनका। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि सपा और कांग्रेस के मिल जाने से ये थोड़ा सा इंडिया ब्लॉक के लिए मजबूती वहाँ पे रायबरेली में आप देखने को मिलेगी। तो आप कुल मिला के हमें ये बताइए कि राहुल गांधी वहाँ से जीतेंगे, ऐसा नहीं, मैं कोई चुनावी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक के अनुमान के मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि वो मजबूत स्थिति में है ना। और ये अमेठी वाला जो सीट है, इसमें किशोरी लाल राहुल गांधी परिवार के सबसे करीबी हैं। हम जब से देखते आ रहे हैं अमेठी चर्चा अगर होती है तो किशोरी लाल कहीं ना कहीं इस फैमिली के साथ दिखते हैं, लेकिन चुनाव में वो कितना प्रभाव डाल पाए हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी पहले एक बार की सांसद है, दूसरी बार फिर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उन्होंने लोकल के लिए तो उन्होंने वहाँ पर घर भी खरीद लिया है, गृह प्रवेश भी हो, वोट भी अपना ट्रांसफ़र करा लिया है, वोट भी डाला है उन्होंने। तो वहाँ पर क्या स्मृति ईरानी मतलब इस बार भी पिछले बार की तरह करिश्मा कर पाएंगे? इस बार आप देखिए, चुनाव जरूर किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ा किसके चेहरे पे जा रहा है? प्रियंका गांधी। जिस दिन से टिकट का ऐलान हुआ, जिस दिन से नॉमिनेशन फाइल किया किशोरी लाल शर्मा ने, प्रियंका गांधी वहाँ उस दिन से डटी हुई है अमेठी सीट के अंदर और अमेठी में जा करके प्रचार कर रही हैं। तो ये लड़ाई आप स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी कही है इस बार। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ दिन पहले किशोरी लाल जी का जब टिकट फाइनल हुआ, उससे पहले चर्चा ये थी कि रॉबर्ट वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के लिए पिच तो नहीं तैयार कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा भी था कि अमेठी अगर चाहेगी, बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। कई जगह पोस्टर भी लगे रॉबर्ट वाड्रा के लिए। देखिए, हर आदमी ना अपने लिए, आगे की जनरेशन के लिए चीज़ें तैयार करते हुए, हर पार्टी, कोई नेता होता है तो वो अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए जगह बनाता चलता है। कोई खानदान होता है तो वो अपने अखिलेश यादव का आप देखिए पूरा कुनवा है, खानदान है, तो वो खानदान के लिए वैसे जगह बनाते हैं। आजमगढ़ बनाई हो, जगह जगह आप देखिए अपने परिवार को टिकट दिए, तो जगह तो बनाई हुई चलती है। और यूपी में हर कोई जानता है कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के लिए एक साख की बात है। यहाँ से हारना मतलब उनके दिल तक ये चीज़ पहुंचती है। राहुल गांधी ने जब चुनाव हारा होगा तो वो बहुत कसक अंदर तक रह गई होगी अमेठी सीट हारना। तो अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार बहुत मजबूती से लड़ने की कोशिश करेगा और दिखाई भी दे रहा है, लड़ भी रहा है। सुनने में तो खबर तो ये भी आ रही है कि अगर वायनाड सीट छोड़ेंगे, अगर रायबरेली जीत गए राहुल गांधी, तो वायनाड
से शायद प्रियंका गांधी लड़े, ऐसा इस तरह की खबर है। आप ये आप कांग्रेस क्या पार्टी की स्ट्रैटेजी कही जा रही है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ जाती तो फिर उनके लिए चीज़ें खत्म हो जाती। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते, तो फिर आगे के जो अगर राहुल गांधी जीतते, वायनाड भी जीतते, तो दोनों में से एक खाली करनी पड़ती, वहाँ उपचुनाव होता, फिर आगे कैंडिडेट कौन होता, इस पर क्वेश्चन मार्क था। इस सीन में क्या हुआ, प्रियंका गांधी अभी वैकेंट है, खाली है, प्रियंका गांधी चाहेंगी तो चुनाव लड़ सकती है। ये आगे की स्ट्रैटेजी के तौर पर उन्होंने बना करके देखा था, अपना आगे की चीज़ें बना करके रखी थी। अब हमने यूपी बिहार की तो बात कर ली, मैं थोड़ा पश्चिम बंगाल पे ज़रूर आना चाहता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बहुत चौंकाने वाला है। मेरे देखते देखते इन चारों चरणों में और पाँचवें चरण में जैसे मैं आज देख रहा हूँ, एकदम ऐसा सा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल हिंसा भी बहुत होती है, संदेश खाली का भी चुनावों से पहले मुद्दा उठा। ये उन्हीं सब चीज़ों का परिणाम तो नहीं है इस बार का वोटिंग परसेंटेज? देखिए, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो जनता रही हमेशा से जागरूक रही है, आज का नहीं। मतलब पिछले कई दशक आप देखें तो वहाँ का इतिहास बहुत अलग तरीके का रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता हमेशा जागरूक रही है। छोटे छोटे मामले, कई सारे मामले हुए। अब जैसे ममता बनर्जी की जब खुद की उन्होंने पार्टी बनाई, उससे पहले सिंगूर वाला मामला आपको याद होगा, ज़मीन अधिग्रहण को लेके टाटा को अपना प्लांट वहाँ से, नैनो का प्लांट वहीं लगना था जो सिंगूर से वापस लेना पड़ा उनको। उसके बाद पश्चिम बंगाल की जनता हर मसले पर, एक टाइम था जब वहाँ के इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास कहीं उस लेवल का नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली, सरकार बदली, फिर वामपंथ की सरकार आई, फिर ममता बनर्जी आए। लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा प्रतिशत की अगर आप बात कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा प्रतिशत मतदान का क्या मतलब है, तो देखिए मतलब साफ है, या तो ममता बनर्जी एक तरफा, या फिर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो बीजेपी के लिए अच्छी खबर होने वाली है। लेकिन है कि कहीं ना कहीं जनता जो है उन्होंने मन एक तरफा ही बनाया है, क्योंकि अगर 60 और 50% से ज़्यादा अगर ऊपर मतदान हो रहा है। देख रहा हूँ जो ये वोटिंग परसेंटेज है, ये 2014 में दिख रहा था, जिस वक्त मोदी लहर थी, उस वक्त कई शहरों में, कई प्रदेशों में ये वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था। और वो इसीलिए कहते हैं कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सीन तो नहीं चल रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक और चीज़ है, संदेश खाली मुद्दा तो रहा ही, जिसे बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, कोर्ट तक पहुंचा मामला। उसके अलावा टीचर भर्ती घोटाला जो है वो आम जनता तक कितना पहुंचा पाई बीजेपी, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। आपने किसी के बदले जो मेधावी छात्र हैं, जो उसके उम्मीदवार हैं, उनका सीट किसी और को बेच दिया आपने। वो टीचर नहीं बना जो पढ़ा लिखा ढंग से शायद था भी कि नहीं, और वैसे लोग टीचर बन गए। आपके कई मंत्री जेल पहुंच गए, कई नेता पर आरोप हैं, कई तरह के घोटाले के आरोप हैं। दूसरी बात कि बीजेपी और टीएमसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछले लोकसभा में 22 सीट टीएमसी के पास था और 18 बीजेपी के पास। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंकड़ा जो है वो उलटने वाला है, क्योंकि जनता, बंगाल की जनता जो है बहुत स्मार्ट जनता है और वो बदलना जानती है, हालात बदलना जानती है। एक याद करिए कि एक समय में 25-30 साल तक वामपंथ का राज, और उसके बाद अचानक से उनको ऐसे फेंका कि वो कहीं दिख ही नहीं रहे। उसके बाद लगातार टीएमसी ममता बनर्जी, टीएमसी ममता बनर्जी। तो कहीं ना कहीं जनता ने फैसला किया है, और एक तरफा फैसला भी हो सकता है, चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। बिल्कुल, हमने सारे स्टेट की बात कर ली। मनप्रीत, महाराष्ट्र की बात करनी, और क्योंकि आज पूरा माया नगरी हमने देखा, कई सेलिब्रिटीज़, कई सारे राजनीति की दिग्गज हस्तियाँ, बिजनेसमैन सारे मैदान में उतरे हुए थे। महाराष्ट्र का सिनेरियो क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र में अगर आज की वोटिंग की बात करें तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 48.66 अभी तक का जो टर्नआउट है वो इतना है, और लोग सुबह से ही निकल रहे हैं वहाँ पे। बीच में एक टाइम ऐसा आया था बिकॉज वो हीट वेव, उसकी वजह से थोड़ा सा कम, लेकिन वहाँ तो थोड़ा नॉर्मल रहता है मौसम, तो वहाँ हीट वेव यहाँ से कम है, कंपैरेटिवली कम है। हाँ, यूपी, लखनऊ, हाँ, के मुकाबले कम है। लेकिन अगर लोग नहीं अगर बाहर घर से निकल रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि आप चुनाव जब खत्म हो जाता है तो बाद में कहते हैं हमें इस सरकार को बनानी थी, हमने इसको जितवाना था। लेकिन ठीक है, वो जीतेंगे चाहे हारेंगे तभी जब आप मतदान करेंगे। तो जनता को निकलना चाहिए था, और आगे 2 चरण और भी हैं चुनाव के होने। अगर आप एक चीज़ और देखें कि जैसे रोड शोज़ हो रही हैं या रैलीज़ हो रहे हैं, चाहे मोदी के हैं या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी लीडर जाके रैलीज़ करते हैं, रोड शोज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत है। पर वही अगर
चिंता का विषय यही है कि आप रोड शोज में इतनी भीड़ लेके आ रहे हो, रैलीज भी नहीं में, दिख रही है वो। पर वो वोटिंग में वो चीज़ नहीं दिख रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। या मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी भी रैलीज हुई हैं इतना क्राउड हुआ है उसमें, बीजेपी की जितनी रैलीज हुई हैं इतना क्राउड हुआ है उसमें, पर जब हम वोटिंग की बात कर रहे हैं तो वो मार्जिन एकदम से डिप कर गया है, वो वोटर टर्नआउट में सामने निकल के चीज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो कई दफ़े अंकित ने बहुत सही बात कही, कई दफ़े आप देखोगे नेताओं की रैलियों में इतनी भीड़ होती है कि उसको ड्रोन शॉट हमें दिखाए जाते हैं और उसको देख करके अंदाज़ा लगता है कि इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन कई बार ऐसा देखा था, पिछले विधानसभा चुनावों को ही देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखिए किस तरीके से पूरा चुनाव एकदम से पलटा और नतीजे जो आए उस पर, जब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सीट जब बीजेपी जीती तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था विधानसभा चुनाव में कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत गई है। तो ऐसा कई दफ़े होता है। हालांकि इस बार अभी 5 चरण हुए हैं, 2 चरण और बाकी हैं। इन दोनों चरणों में कौन मजबूत कौन कम, ये आने वाले नतीजे जो होंगे वो 4 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इंतज़ार करिए और वोटिंग परसेंटेज, अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया तो अभी भी मौका है, आप वोट जरूर करिए। और अगले जिन चरणों में आपकी जगहों पर वोट हों, वोट करने घर से बाहर जरूर निकलिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है और इस अधिकार का इस्तेमाल करिए अपनी सरकार अपने लिए चलाने के लिए। फिलहाल हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।